नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। शहर भर में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। संविधान सुरक्षित रखने का लिया संकल्प। कांग्रेस ने भी मनाया संविधान बचाओ दिवस। संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की उठाई मांग। एडिशनल सीएस आनंद शर्मा पहुंचे अजमेर। सशस्त्र पुलिस गार्ड ने दी सलामी। वैशाली नगर मुख्य सड़क पर दो चौपहिया वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर, नहीं हुई जनहानि। पृथ्वीराज कॉलेज के छात्रों ने फहराया परचम। 9 छात्रों ने जीते मेडल्स। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। संविधान दिवस के मौके पर आज जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर में इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व के सबसे बड़ी गणतंत्र भारत का संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कलेक्ट्रेट में कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में कार्यरत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने संविधान की शपथ ग्रहण की। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज का दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जैसे निर्देश हैं कि विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएं, जिनमें से एक कार्यक्रम सभी कार्यालयों में, सभी सार्वजनिक स्थानों पर शपथ के कार्यक्रम भी आयोजन किए जाए। उसके साथ ही अनेकों कार्यक्रम पूरा कैलेंडर के अनुरूप जिले में आयोजित किए जाएंगे। आज का दिन ये याद करने का दिन है कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने और संविधान के निर्माताओं ने जिस प्रकार से संविधान हमें दिया और उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लेकर आगे बढ़े ताकि हम एक समृद्ध राष्ट्र और एक विकसित भारत बना। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से संविधान बचाओ दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन की ओर से एक आक्रोश रैली भी निकाली गई, जिसमें संदेश दिया गया कि संविधान से की जा रही छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर संगठन के अनेक सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज
हमने मेरे परिवार ने संविधान बचाओ को लेकर आज हमने रैली निकाली है, मार्च निकाला है। जिस प्रकार भाजपा सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बातें करती है चुनावी माहौल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ है। अगर ये ऐसे ही चलते रहेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सड़कों पर उतरेगा। उसको लेकर आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने संविधान बचाओ मार्च निकाला है। हमारी ये मांग है कि जो सरकार की, बीजेपी सरकार की जो ये ताकतें हैं, जो आए दिन ये बात बोलती है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात करती है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है जिसको छेड़ा जाएगा। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान है, जिसको कई वर्षों साल पुराने इतिहास के अंदर लिखा गया था। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान लागू हुआ था। उसको लेकर आज अजमेर एनयूसीआई ने संविधान बचाओ रैली निकाली है। मैं अंकित गारू, एनयूसीआई कार्यकर्ता अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर सहित विश्वविद्यालय परिवार के अनेक सदस्य, कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। आज संविधान दिवस को 75 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। इस उपलक्ष्य में विधि विभाग और अंबेडकर शोधपीठ के संयुक्त तत्वाधान में ये डिबेट कंपटीशन और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय अतिथि डॉक्टर RN चौधरी लॉ कॉलेज अजमेर रहे हैं। और अभी हमारे कार्यक्रम में क्विज कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन कंप्लीट हुआ है, जिसके विनर्स की अनाउंसमेंट हम लोग आगामी जो समारोह होने वाला है दिसंबर में, उसमें हम लोग करेंगे। कार्यक्रम कहाँ पर, किस जगह आयोजित किया गया था आज? ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के विक्रमादित्य भवन में आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट हुआ था। क्या उद्देश्य है इसका? कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा कि सब विद्यार्थियों को संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करा सके। संविधान का क्या आदर्श रहा है, उसके क्या मूल्य रहे हैं, उनकी उन्हें जानकारी हो सके और वाद विवाद के माध्यम से वो अपने उस विषय को बेहतर तरीके से समझ सके। आज हमने विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोधपीठ और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। इन गतिविधियों के प्रथम चरण में हमारे विश्वविद्यालय में जो संविधान पार्क बना हुआ है, वहाँ पर माननीय कुलपति महोदय पधारे और उन्होंने वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर माल्यार्पण किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में संविधान को भारत की आत्मा बताया। इसके बाद में हमने एक डिबेट कंपटीशन किया, जिसमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म पे था और उन्होंने अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे। इसको जज लॉ कॉलेज के RN चौधरी सर और अश्विनी तिवारी जी ने उनका आकलन किया, इवैल्यूएशन किया और इसके उपरांत हमने क्विज कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें 40 से अधिक विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लिए और अब हम इसके उपरांत हमने एक जो है वो वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें वनस्थली विद्यापीठ की जो प्रोफेसर हैं वो अपना व्याख्यान देंगी। विश्वविद्यालय के सभी छात्र, ज़्यादातर छात्र इसमें जुड़ेंगे और उनके व्याख्यान को सुनेंगे। इससे उनको यह एहसास होगा कि संविधान भारत की आत्मा है। संविधान हमें अपने मूल कर्तव्य, मूल दायित्व और जिस उपलक्ष्य के कारण से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मना रहे हैं, हमने मनाया कि जो कि संवैधानिक मूल्य हमारे सभी के बीच में आवे, सभी समाज के लोग इसको समझें, वो हम साकार कर रहेंगे। इस तरह से आज का कार्यक्रम हमने किया। कार्यक्रम कहाँ पे, किस जगह आयोजित किया गया है? कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संविधान पार्क और विक्रमादित्य भवन में प्रबंध अध्ययन संकाय जहाँ चलता है, वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहे आज? कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय के अलावा विभिन्न हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बाहर के कई लॉ के विद्यार्थी, लॉ जिन्होंने कर रखा है, एडवोकेट्स, वो लोग भी पार्टिसिपेट किए। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, सभी ने इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। गुड नेम? मेरा नाम प्रोफेसर शिव प्रसाद, ऑनरेरी डायरेक्टर अंबेडकर शोधपीठ, हेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ
एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। संविधान दिवस के मौके पर पुष्कर में कांग्रेस संगठन की ओर से संविधान बचाओ दिवस मनाया गया। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने इस मौके पर संविधान की रक्षा की शपथ ली। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी 60 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हर गाँव और ढाणी में लोगों को संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जयपुर रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पर आयोजित विचार गोष्ठी में प्रदेश पदाधिकारी, पीसीसी सदस्य, पूर्व विधायक, लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, ब्लॉक मंडल वार्ड कमेटी, अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ विभागों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन की अगुवाई में इस मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प हार अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। मौके पर मौजूद अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने संविधान बचाओ दिवस मनाया है और प्रदेश कमेटी के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार, प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार संविधान बचाओ दिवस आज मनाया गया है और ये 26 जनवरी तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी, भगवान की कृपा है कि उनको कहते हैं ना, गंजे को नाखून नहीं देते हैं, तो बीजेपी को जो इन्होंने 240 सीटें दी, 400 नहीं दी। 400 देते तो भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ के ये पूरा सत्यानाश कर देते। आज भी जिस तरह के इनके नेता भाषण देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारे का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये आतंकवादियों का नारा है, चुरा के लाए हैं। बीजेपी आतंकवादियों का और अक्सर हो रही है। हम कांग्रेस जनों को सब मतभेद भूल करके एकजुट रह करके और इस आंदोलन को, कार्यक्रम को सफल बनाना है। अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने आज जो इसके निर्माता थे संविधान के, सबने शपथ लिए कि हम इसकी रक्षा के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद शर्मा अजमेर प्रवास पर रहे। प्रातः अजमेर पहुंचे एसीएस शर्मा की रेंज डीआईजी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस की सशस्त्र गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में रेंज डीआईजी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, उद्देश्य था कि जो विभाग है और जो रेंज है उसमें जो क्राइम की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करने के लिए, दूसरे कोई मुद्दे जो कानून व्यवस्था से संबंधित हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए, और मेरे पास अन्य भी विभाग हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो जेल है इसका भी इंस्पेक्शन हम करेंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हमने यहाँ पे चर्चा की है और चर्चा काफ़ी सार्थक रही है। पूरी रेंज में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राइम जो है वो लगभग 10% जो है वो कम हुआ है पूरी रेंज के अंदर, पिछले साल के मुकाबले हम देखते हैं तो। और उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, SC ST के सभी के अंदर जो है वो कमी आई है। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि हम जनता के लिए काम करते हैं तो जनता को भी मैसेज होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए काम कर रही है। जो गश्त की व्यवस्था रहती है उसके लिए मैंने कहा है कि अभी अपने ये जो सोशल मीडिया उसके ऊपर जो है ज़रूर ये बताते हैं कि कौन किस इलाके में गश्त करेगा। मैंने इनसे कहा है कि प्रेस में भी रिलीज़ करें किस इलाके में कौन अधिकारी और कर्मचारी जो है गश्त पे रहेंगे, उनके नंबर भी हों ताकि जनता को भी पता रहे। और इसके अलावा मैंने कहा है कि जो अपहरण होते हैं, जो गुमशुदगी के जो प्रकरण होते हैं उसमें समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई गुम हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें हमें बिल्कुल तत्परता से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर से कोई बच्चा बच्ची कोई गुम हो जाते हैं तो उनको काफ़ी जो है चिंता रहती है। ये सभी बिंदुओं के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। ये भी मैंने कहा है कि जो CCTV कैमरा हैं वो सुबह ये ज़रूर देखें कि सब काम कर रहे हैं, जो ख़राब हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक ख़राब ना रहें, सही रहें। रात के समय भी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि दुर्घटना और इस तरह की घटनाओं की संभावना बनी रहती है, उसकी मॉनिटरिंग करें ताकि क्राइम को हम थोड़ा पहले ही रोक सकें। हम कई बार होता है कि क्राइम के बाद तो हम काम करते हैं, लेकिन क्राइम को कुछ रोका भी जा सकता है अगर हम CCTV कैमराज की रात को ठीक प्रकार से निगरानी करें। सर, ये तो बात कही आपने कि जो आम आदमी अपराध से पुलिस रोक रही है, पर पुलिस खुद यदि अपराध का शिकार हो रही है तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, वही चीज़ उस पर भी लागू, कानून तो सबके लिए सेम है। बहुत ही गलत बात है अगर खुद ही अपराध से हो रही है, पुलिस ही हो रही है, तो उसके लिए भी देखेगी पुलिस। तो क्या अवेयरनेस की पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को भी जरूरत है कि उन्हें भी
वही फॉलो रूल्स करने चाहिए जो आम आदमी के लिए करने चाहिए। बिल्कुल, वो जिस तो तरह सभी तो साइबर कानून ठगी तो का अधिकारी तक शिकार हुए हैं। देखिए, ऐसा है, साइबर ठगी के बारे में आपने टीवी पर भी देखा होगा, वैसे भी खूब प्रचार होता रहता है, पुलिस भी करती रहती है, साइबर थाने भी खुले हुए हैं इसी काम के लिए, लोगों को जानकारी भी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई फ़ोन आता है और कई बार आदमी उसको रोक नहीं पाता और उसको जो है, जैसे कहते हैं वैसे करते चले जाता है। तो अवेयरनेस के बारे में सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस भी कर रही है, इसके बारे में प्रचार करती है और धीरे-धीरे इसके बारे में जैसे ज़्यादा जानकारी होगी तो इन अपराधों को रोका जा सकता है। पर जेल में लगातार रिव्यू भी होता है, सबके प्रयास के बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती है। कॉलिंग जो है वो देखिए, बाहर तक आपका होती है। कहना सही है, आपका कहना सही है। इस तरह की घटनाएँ समय-समय पर होती रहती हैं और प्रशासन भी, पुलिस सब कोशिश करते हैं पूरी। लेकिन अंदर जो लोग हैं कई बार मिलीभगत से भी होता है, तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाती है। तो सरकार इस मामले में काफ़ी सख्त है। जब-जब इस तरह की घटना कहीं पर होती है, कार्रवाई भी करते हैं। अगर जिस आदमी को सुरक्षा करनी है वही अगर मिल जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार की इसमें मंशा साफ है, जो भी लोग ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई कर भी रही हैं और आगे भी करेंगे। और नई-नई टेक्नोलॉजी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की टेक्नीक हम वहाँ पर लगाएँ कि मोबाइल वहाँ पर ना चल सकें और अगर कोई है तो उसको ट्रेस भी कर सकें। सर, सुरक्षा की बात आई है तो जो हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बनी है वो बॉडी स्कैनर नहीं है। जो अपना मोबाइल टावर जो मोबाइलों को लॉक करने के लिए वो कई दिनों लगा हुआ है पर वो पुराना हो चुका है और खराब हो चुका है। हाँ, तो कहीं ना उसी कहीं का equipment की कमी है। उसी का मैंने कहा है कि धीरे-धीरे देखिए, समय-समय के साथ धीरे-धीरे चीज़ें ऑब्सोलीट भी हो जाती हैं, उसको बदलना भी पड़ता है। तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही इन चीज़ों के अंदर आप बदलाव देखेंगे। अजमेर के वैशाली नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें वैशाली नगर मुख्य रोड पर एक जूस सेंटर के सामने दो चौपहिया वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि थार जीप जूस सेंटर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक पीछे से एक कार तेज गति से आकर पीछे से टकरा गई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक को अचानक से चक्कर आ गई, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दोनों पक्षों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से इनकार कर दिया और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से भी मना कर दिया। 37वीं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने विजयश्री का वरण किया। डीएवी महाविद्यालय में आयोजित इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में महाविद्यालय के 10 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 9 छात्रों ने विजय प्राप्त की। कॉलेज के प्राचार्य मनोज बहरवाल ने बताया कि कॉलेज को 37 पॉइंट मिले हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में विजय रहने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। 37वीं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता डीवी कॉलेज में हुई और उसमें हमारे महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के 10 बच्चों ने कंपटीशन भाग लिया। उसमें से 9 बच्चों को जीत करके आए हैं। हमारे 6 बच्चों को तो मिला है गोल्ड, 2 को मिला है सिल्वर और 1 को मिला है ब्रॉन्ज। और बात आती है पॉइंट की, तो 33 पॉइंट हमने हासिल किए, 19 पॉइंट उनने हासिल किए और 14 पॉइंटों से हमारा कॉलेज जीता है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बड़े खेल की भावना का परिचय दिया। इन सभी बच्चों को, इनके निर्णायकों को और इनके सभी, जैसे हमारे मनोज जी हैं और हमारे खेल प्रभारी हैं संजय जी, उन सबको बहुत बहुत मंगल कामना। आगे क्या उम्मीद है? आगे उम्मीद है कि जो इनमें इनका सिलेक्शन होता है, निर्णायकों ने सिलेक्शन किया है और ये अब इंटर यूनिवर्सिटी खेलेंगे, वहाँ से जीतते हैं तो और ऊपर जाएंगे। इनके सुखद भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉलेज का नाम भी? सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आपका नाम? डॉक्टर मनोज कुमार बहरवाल। कौन सा टूर्नामेंट में गए थे, क्या था? 37वीं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट थे MDS के, जिसमें से हमारे कॉलेज के 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लगे हैं और मेरा वेट है 46 से 51। कौन सा कॉलेज है, क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कितने बच्चे गए थे भाग? 10 बच्चे गए थे। किस तरह से अब आगे उम्मीद है आपको? जी, अभी ऑल इंडिया के लिए चल रही है प्रैक्टिस, उसमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। नाम बताइए आप। शिविंग। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ब्यावर के मसूदा क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से दहशत फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महेंद्र पिछले 1.5 साल से यहाँ निवास कर रहा है और महेंद्र आसपास के क्षेत्र में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, जिसकी मौत की सूचना पाकर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल के चीरघर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज अभी सुसाइड का अभी कुछ ही घंटे पहले मेरे पास में फ़ोन आया था कि एक जो यहाँ पे मज़दूर रहता है वो कमरे में मृत अवस्था में है। उसके किसी परिजन ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया तो मैंने आके देखा तो वो वास्तव में मृत अवस्था में था। तो इसकी सूचना मैंने पुलिस को दी। पुलिस आई मौके पे, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अब उसको आगे की कार्रवाई हेतु अपने चीरघर जेएलएन अस्पताल पहुंचा रहे हैं। फिर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, पंचनामा वगैरह होकर उसके बाद में शव को इनके परिजनों को दिलाया जाएगा और इनको सुपुर्द किया जाएगा। ये कितने टाइम से रह रहा है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग ये 1.5-2 साल से रह रहा था और मजदूरी का कार्य करता था और इसके परिवार और बच्चे वगैरह इसके गाँव रहते थे। ये अकेला ही किराए पे रहता था। अच्छा, और ये इसके साथ में मतलब कोई अलग कोई आदमी नहीं रहता अकेला परिवार के अलावा? और कोई परिजन इसके सब गाँव रहते हैं। तो कौन से गांव का है? मसूदा के पास में रहने वाला है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का महेंद्र नाम है। अच्छा, लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? लगभग इसकी उम्र होगी करीब 35 साल के आसपास। तीर्थनगरी पुष्कर के सावित्री माता रोपवे पर 3 आदमी फंस जाने की सूचना को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान तुरंत प्रभाव से एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस पुष्कर, सीआई घनश्याम सिंह राठौड़, मैं जाब्ता प्रोटोकॉल अधिकारी अपूर्वा पोरवाल, एडीएम सेकंड वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, चिकित्सा प्रभारी अभिजीत सोनी, 108 एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सभी मौके पर पहुंच गई और करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित रोपवे से नीचे उतार लिया गया। उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 3 व्यक्ति फंस जाने की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुष्कर पुलिस टीम ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर तीनों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ के योगेश मीणा ने जानकारी देकर बताया कि कोई भी रोपवे में फंस जाता है या रोपवे रास्ते में अटक जाता है तो किस तरह लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई है। उन्होंने बताया कि सभी को यह बताया गया है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगों को इस तरह की आपदा से बचाया जा सकता है, इसलिए समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज रोपवे पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर रोपवे में कोई खराबी आ जाए या किसी तरीके का कोई मिसहैपनिंग होती है, उस संदर्भ में सभी विभाग अलर्ट रहें और हम प्रॉपर टाइमली रेस्क्यू कर सकें। इस हेतु एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जो कि हर 6 महीने में करना आवश्यक है। इसी तरह की गाइडलाइंस है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज के दिन का तारीख नियत की गई थी, जिस संदर्भ में सभी विभाग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस सभी जो आवश्यक। मॉक ड्रिल हमेशा किया जाता है समय समय पे कि अपनी सुरक्षा की तैयारियों को कोई हादसा एक्चुअल में हो जाए तो उससे निपटने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ की एक तो उनके पास इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग और उनके साथ तालमेल, ताकि हम समय रहते हताहत को या जो भी उसमें फंसा हुआ है उसको बचा सकें। यहाँ तालमेल देखने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम देखने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। इसमें कौन कौन से विभाग के? इसमें सिविल डिफेंस शामिल था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, मेडिकल विभाग, प्रशासन, सब इसमें सभी टीमें लगभग शामिल थी। जो तालमेल देखा गया है उसमें 3 युवकों को रेस्क्यू किया, कितने समय में हो गया? टोटल टाइमिंग अगर वैसे एवरेज टाइम निकाले तो एक आदमी को निकालने में 5 से 7 मिनट लगे। आपका नाम और? प्रशांत झा, टीम इंचार्ज सिविल डिफेंस अजमेर। देश के मानचित्र पर धार्मिक नगरी होने की गरिमा रखने वाले अजमेर के स्मार्ट सिटी का दर्जा महज ख्वाब साबित हो रहा है। कागजों और फाइलों में 1000 करोड़ रुपए पूरे होकर भले ही अजमेर को कागजी स्मार्ट सिटी बना दिया गया हो, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अजमेर को स्मार्ट बोलने वाले भले ही स्मार्ट हो गए, परंतु दुर्भाग्य है कि अजमेर स्मार्ट नहीं हो पाया। यह हम नहीं, लगभग पूरा अजमेर कह रहा है। हालात सड़कों के हो या नाली नालों के, हालात सभी को पता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही खुद परेशान हैं। हम बात करें जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की, तो जहां गेट पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले इंतजाम महज डिवाइडर बनकर रह गए हैं। आखिर अजमेर को किस तरह स्मार्ट बनाया जाएगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए का काम अजमेर शहर के अंदर हुआ। 100 स्मार्ट सिटी के अंदर अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी है, जो पहली
16 स्मार्ट सिटीज़ में अजमेर का भी नाम आया। अब आप देख लीजिए, ये मुख्य हमारा मार्ग है। बस स्टैंड जैसे ही आदमी उतरता है, चाहे कहीं से भी आता हो, बस स्टैंड से उतरता है, उसको कहीं जाना हो, अगर जिलाधीश कार्यालय जाना होता तो आप देख लीजिए बीच में ये डिवाइडर लगा दिए। पहले यातायात व्यवस्था इतनी सुगम थी, यहाँ ट्रैफिक पॉइंट था, यहाँ यातायात कर्मी खड़े रहते थे, व्यवस्था बिल्कुल सुधार थी। परंतु नए एक्सपेरिमेंट के तहत इसको बंद कर दिया गया। आम जनता को बहुत परेशानी होती है। आज अजमेर शहर के हर चौराहे के ऊपर स्मार्ट सिटी के तहत सिग्नल लाइटें लग रही है, तो यहाँ पर भी सिग्नल लाइटें लगा दी जाए, जिससे यातायात कर्मी की भी जरूरत नहीं पड़े और यातायात भी सुगम हो। परंतु प्रशासन ने यहाँ पर डिवाइडर लगाने से मतलब रोड को इतना जरा सा इसको 10 कदम चलना हो उसे 150-200 कदम चलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देख लीजिए, सारा लोड बस स्टैंड चौराहे पे अम्बेडकर सर्किल पे लग रहा है या ज्योतिबा फुले सर्किल पे लग रहा है, वहाँ से मुड़ करके आना पड़ रहा है, इधर से मुड़ करके आना पड़ रहा है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाए जिससे यातायात सुगम हो। ये भी एक तिराया है, आप देख लीजिए, पुलिस लाइन से आने वाले, इधर से सावित्री चौराहे से आने वाले या अम्बेडकर सर्किल से आने वाले तिराया हो गया, कलेक्ट्री आ गई, तो तिराहे पर भी लाइटें लगे जिससे यातायात व्यवस्था सुगम हो, रोड जाम ना हो, एक्सीडेंट ना हो। ये मेरी जिला प्रशासन से मांग है। पूरे स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए का हर जगह काम चल रहा है, तो उसी के तहत यहाँ पर आप अगर ट्रैफिक लाइट नहीं लगाते हो इस कलेक्ट्रेट पे, तो ये डिवाइडर के बीच में डिवाइडर अच्छा सा बना दिया जाए, उसके ऊपर हरे हरे पेड़ लगा दिए जाए। जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आज के 15 साल पहले जब आई थी पटेल मैदान पे, आप देख लीजिए, रातों रात एक दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए के पेड़ 10 पेड़ ला करके लगा दिए गए थे। उसी तरह यहाँ पे भी पेड़ लगा दिए, इससे यातायात व्यवस्था भी अच्छी रहे और पर्यावरण भी सही रहे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र भाई साहब ऐसा है जो राजस्थान में सबसे पावरफुल है। आप देख लीजिए, यहीं से केंद्रीय मंत्री जी भी हैं भागीरथ जी, यहीं से विधानसभा अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरेश जी यहाँ से हैं, 2 मंत्री हैं यहाँ से राज्य पद के। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कलेक्ट्री का जीर्णोद्धार हो, अच्छा हो, बने। यहाँ पे देखना चाहिए कि जो भी, चाहे वो मंत्री राजस्थान के आएँ, चाहे वो केंद्र के आवे या देश से विदेश से जो भी पर्यटक आवे, वो लगे कि यहाँ पे वास्तव में ये जिलाधीश कार्यालय है। यहाँ से जब भी निकले तो एक सुगम अनुभूति हो उनको और लगे कि वास्तव में ये स्मार्ट सिटी का एक शहर है और बहुत अच्छा कलेक्ट्रेट है यहाँ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। पहाड़गंज स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में संविधान दिवस के मौके पर छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। संस्था के सदस्यों ने इस मौके पर बच्चों को संविधान की जानकारी देने के साथ उनकी परेशानियों को भी जाना और दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही शिक्षा की अलग जगाते हुए आह्वान किया कि सभी को शिक्षित करना आज की बेहतरी आवश्यकता है। क्या हुआ? आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कदम शिक्षा की ओर हमने बीड़ा उठाया था कि सरकारी स्कूल जो पहाड़गंज प्राइमरी है, तो उन सभी बच्चों को 1 से लेकर 5वीं तक कक्षा को पेन और कॉपियाँ और पेंसिल देके उनको सम्मानित किया हमने।
और अब आगे हमारा जो कदम रहेगा वो उनके लिए स्वेटर की व्यवस्था करने का है। और हमारी जो एक कदम शिक्षा की ओर जो संस्था जो हमने तैयार की है, और एक शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे से आगे सरकारी स्कूलों में जाएंगे और SC ST और दलित के लिए हमें जितना हो सके हम उनके लिए कोशिश करेंगे अच्छा सा करने की। क्योंकि वर्तमान में देखा गया है कि सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो रही है और सरकार जो बड़े वादे करती है, बड़े बड़े डिपोजिट दिखाती है कि हम शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो देखा जा रहा है हर सरकारी स्कूल के अंदर जो उनको टीचर हैं उनको ब्योले बना दिया गया है और पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, उपलब्ध सुविधाएं नहीं है। तो सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों के लिए टीचर व्यवस्था कराई जाए और टीचर दिए जाए। और ब्योले करने अगर ब्योले बनाना ही है तो एक ऐसी वैकेंसी निकाली जाए संविधान के ऊपर, नए बच्चों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको लगाया जाए, लेकिन टीचर को मुक्त किया जाए ब्योलों से और उनको पढ़ाई की तरफ शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए। मुख्य समझाइए आगे की कोई योजना? आगे की योजना हमारा उन्हीं सरकारी स्कूलों में जाएंगे जगह जगह और जहाँ जो मूलभूत जो सुविधा है वो कोशिश करेंगे हमारे जो टीम के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा, हमारे भामाशाओं के द्वारा उनको दिया जाए। नाम बताइए। मुख्य समझ। हाँ सर बताइए। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सभी साथियों द्वारा प्राइमरी जो सरकारी विद्यालय पाटगंज में है उनके बच्चों को जो है कॉपियाँ, पेंसिल और पेन वितरित किए गए और साथ ही उनकी समस्याओं को जाना गया। हमने पूर्ण प्रयास किया कि आज बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा ताकि बच्चों को स्वेटर वगैरह, हमारी अगली योजना में स्वेटर वगैरह देना शामिल है। जो स्कूल में कमी आ रही है यहाँ से शिक्षकों से भी मिले, काफ़ी अच्छा लगा। शिक्षक कृत संकल्प हैं यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए। अगर और भी सामाजिक संस्थाएं और हमारे समाज सुधारक व्यक्ति अगर इसमें जुड़ते हैं तो जो सरकारी विद्यालयों के दिनमान जो है सुधार सकते हैं। आज के इस प्रयास में हमारा जो सहयोग प्रमुख भामाशाओं ने दिया उसमें मनोज जी डिडवानिया हैं और राम प्रसाद जी डिडवानिया, मनोज जी फुलवारी, अशोक जी, इन सभी भामाशाओं के सहयोग से आज हमने कार्य किया है और आशा है ऐसे भामाशाओं का सहयोग हमें और भी मिलेगा और हम आगे भी ऐसे कार्य करेंगे। प्रदेश के 49 नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल आज पूर्ण हो गया। इसी के साथ पुष्कर नगर परिषद के भाजपा बोर्ड के कामकाज का आज आखिरी दिन रहा। कार्यकाल के अंतिम दिन सभापति कमल पाठक ने परिषद के बाशिंदों को जमीनों के पट्टे जारी किए और साथ ही स्वीकृत मानचित्र का भी वितरण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्होंने जनता से किए वादों को निभाते हुए आखिरी दिन भी जनता को उनके कार्य पूर्ण कर लाभान्वित किया है। बता दें कि सभापति के रूप में कमल पाठक का यह दूसरा कार्यकाल रहा और इसे यादगार बनाने के लिए जमीनों के पट्टे वितरण के साथ तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से बनाए जा रहे सामाजिक भवन के मानचित्र पर भी स्वीकृत की मोहर लगाई गई। वहीं इसी के साथ नगर में अनेक विकास कार्यों के लिए भी दिल खोलकर स्वीकृति प्रदान की गई। इस मौके पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पाठक ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास को लेकर कोई कमी नहीं रहने दी। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में एक बार फिर पुष्कर की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा और वह पुनः नगर परिषद के सभापति बनेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के अंदर, पुष्कर नगर परिषद के बोर्ड के अंदर माननीय कमल जी पाठक के नेतृत्व के अंदर 5 साल सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। इन 5 सालों के अंदर हमने विकास की गंगा पुष्कर के अंदर बहाई है। पट्टे का जहाँ तक है, पट्टे हमने एक भी पट्टा नहीं छोड़ा। जो भी आए हैं जिनको सबको दिया है, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास पर ध्यान दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पिछले साल अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था। कांग्रेस ही चाहते तो काफ़ी विकास कार्य पैसा करा यहाँ पे ला करके नगर परिषद का विकास करा सकते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने पूरे 5 साल तक सिर्फ शिकायत करी है और वो शिकायतों के आधार के ऊपर अपना रुतबा जमाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगाना चाहते हैं कि इन्होंने विकास कार्य नहीं किया, जबकि विकास कार्य जनता के सामने, पुष्कर की नगर की जनता के सामने विकास कार्य है। हमने काफ़ी विकास कार्य किया है और उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक भी उन्होंने विकास का सरकार से मांग नहीं की कि पुष्कर के तीर्थ के लिए ये विकास करना है, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो यह है, हम पुनः सरकार बनाएंगे यहाँ पे और 25 वार्डों के अंदर हम 22-23 सीटें हम लाने की कोशिश करेंगे और हम लाएंगे और हमारा बोर्ड पुनः बनेगा और माननीय जनरल सीट आती है तो माननीय कमल जी पाठक के नेतृत्व में पुष्कर के विकास के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल जो ज़मीन चिन्हित करी हुई है वो ज़मीन कर करके हम करेंगे। कांग्रेस वाले लड़कर के इस ज़मीन को उधर की उधर, इधर की उधर करवा दिए, कोई भी काम नहीं करवाया, वो काम हम करेंगे। पुष्कर कॉरिडोर का मामला चल रहा है, 52 घाटों का विकास का कार्य चल रहा है,
मंजूर कर रही है राजस्थान सरकार, उसको हम करवाएंगे, उसकी देख रेख करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।